देवर रात को मेरे सिरहाने के नीचे हजारों रुपए रख जाता। जब पति को कहती तो कहता कि तुम आम खाओ, पेट मत गिनो। मैं भी भोली बनकर पैसे रख लेती थी, मगर एक रात देवर तकिए के नीचे 1000 रुपए रख गया। मेरा माथा ठंडा हो गया, मगर पति को कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी ही देर के बाद करवट ली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा देवर मेरे पति से बस 1 ही साल छोटा था, लेकिन उसकी हरकतें बड़ी ही अजीब थी। मेरी शादी को बस कुछ ही वक्त गुजरा था, लेकिन मैं अपने देवर की इन हरकतों से परेशान हो गई थी। पति सुबह घर से ऑफिस के लिए निकल जाते और शाम को ही वापस लौटते थे। घर में सास थी नहीं, बस एक ननद थी जिसकी सगाई हो चुकी थी, और एक देवर था जो देखने में ठीक ठाक था, लेकिन काम कुछ नहीं करता था। पूरे दिन घर पर ही रहता था। मेरी ननद हर वक्त चुपचाप सी रहती थी। मैं बात करती तो यूं चौंक जाती जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं पूछती कि तुम क्या सोच रही हो, तो कहने लगती कुछ नहीं, बस तुम अपने काम से काम रखा करो। मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। ननद के इस रवैये से मैं बहुत ही मायूस होती थी, और देवर तो मुझे वैसे भी कुछ पसंद नहीं था। हर वक्त मुझे अजीब अजीब नजरों से देखता रहता, इसीलिए मैं खुद ही उससे बात करने से कतराती थी। एक बार मैं किचन में खाना बना रही थी। मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे मेरे बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए। मेरा देवर पीछे ही खड़ा था। मैं यह देखकर पीछे हट गई और दीवार से जा लग गई। उस वक्त किचन में मेरे और देवर के अलावा कोई नहीं था। वह किचन से बाहर निकलता मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, भाभी कुछ चाहिए तो मुझसे कह देना, शर्माना मत। यह कहकर वह किचन से बाहर चला गया। मैंने अपना रुका हुआ सांस बाहर किया। मुझे अपने देवर की यह हरकत बहुत बुरी लगी थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पति से इसकी शिकायत लगाऊंगी, लेकिन मुझे हैरानी अपने पति पर हुई। रात को जब खाना खाने के बाद हम कमरे में आए तो मैंने कहा कि वरुण, मुझे अमर की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने वरुण को अमर की सारी बातें बता दी तो वह कहने लगा कि तुम गलत सोच रही हो। अगर उसने तुम्हें यह कहा है तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। जिस चीज की भी जरूरत हो तुम अमर को कह दो, वह तुम्हें ला दिया करेगा। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अगले दिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह बहुत ही अजीब था। वरुण को अपने काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था, और मेरी ननद हर वक्त अपने कमरे में रहती। शुरू में जब वरुण शहर गए तो मैंने अपनी ननद से कहा कि वह मेरे साथ सो जाया करे, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। रात को मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं नींद की कच्ची थी। गहरी नींद में भी आहट की आवाज सुनाई दे तो मैं जाग जाती थी। इसीलिए रात को मुझे लगा कि जैसे कदमों की आवाज मेरे करीब से आई हो। मैं नींद में थी इसलिए आंखें नहीं खोली, लेकिन मुझे लगा कि जैसे मेरे तकिए के नीचे किसी ने हाथ दिया हो, और उसके बाद कोई चुपके से मेरे कमरे से वापस चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज से एकदम मेरी आंख खुली। मैंने देखा तो दरवाजा बंद था, लेकिन मैं उस वक्त कुछ नींदों में थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपनी बेड की चादर बिछाने के लिए तकिया उठाने लगी, तो तकिए के नीचे से मुझे 1000 रुपए का नोट मिला। यह देखकर मुझे रात का किस्सा याद आने लगा। मुझे अपने देवर पर जितना गुस्सा आता उतना कम था। जाहिर है मेरी ननद मेरे कमरे में आने को तैयार न थी। उनकी अपनी ही एक दुनिया थी जिसमें वह मगन रहती थी। उसकी एंगेजमेंट उसकी कजिन से हुई जो कि दुबई में था, और ज्यादातर वक्त वह उससे फोन पर बातें करती रहती थी। उसका नाम श्लोक था। तो जाहिर सी बात है यह काम मेरे देवर ने ही किया होगा। वह होता कौन था? उस वक्त मेरा देवर बाहर लॉन्ज में ही बैठा हुआ था। मेरी ननद अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं गुस्से से उसके पास आई और 1000 का नोट दिखाया। मैंने कहा, क्या यह तुम्हारी हरकत है? मेरे गुस्से भरी आवाज को सुनकर वह कुछ अजीब नजरों से मुझे देखने लगा, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि यह काम उसका है। उसने हाँ में सिर हिलाया और कहने लगा कि जी हाँ। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात के वक्त मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आने की? मेरे ऊंचे और तेज लहजे को सुनकर मेरी ननद किचन से बाहर आ गई। यह सुनकर तो वह मेरे देवर की साइड लेने लगी। देवर कहने लगा, मैं तो आपसे पूछता ही रहता हूँ कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो, लेकिन आप तो कुछ कहते ही नहीं हैं। मैंने सोचा कि आपके तकिए के नीचे ही पैसे रख देता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज लेनी होगी तो ले लीजिएगा,
वह तो यूं आराम से नरम लहजे में बात कर रहा था कि जैसे कोई बात ही ना हो। मैंने कहा, ना तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए, और दूसरी बात, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम ये पैसे मुझे दिन के वक्त दे सकते हो। यह भला क्या हरकत है कि रात के वक्त मेरे कमरे में दाखिल होना, वह भी उस वक्त जिस वक्त तुम्हारे भाई घर पर मौजूद नहीं है, और पैसे मेरे तकिए के नीचे रखकर चले जाना। यह कोई तरीका नहीं है। मेरी ननद ने जब मेरा सख्त लहजा देखा तो बजाय अपने भाई को कुछ कहने के उल्टा मुझे ही सुनाने लगी। देख लिए तुमने इस लड़की के तेवर। मैं तो तुम्हें पहले ही मना करती थी कि इसे मुंह मत लगाओ। तुम्हें ही बहुत पड़ी हुई थी भाभी है। देख लिया भाभी का असली रंग। मैं तो पहले से ही जानती थी कि अगर कोई गैर औरत हमारे घर आएगी तो हम तीनों में फूट डालेगी। मेरा क्या, मेरी तो चंद महीनों में शादी होने वाली है, लेकिन देख लेना, यह भाई को तुम्हारे खिलाफ करके तुम्हें इस घर से निकलवा देगी। दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे तुम। मत किया करो इसकी चिंता। मैं तो अपनी ननद की यह बात सुनकर अजीब सी सोच में पड़ गई। फिर वह कहने लगी कि मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ, क्योंकि महारानी साहिबा जिस कदर गुस्से में है, तुम्हें तो नाश्ता बनाकर देने वाली नहीं है। यह कहकर वह किचन में चली गई और मैं हक्का बक्का उसे देखती रही कि कितनी बदतमीज थी। वह अपने भाई की घटिया हरकत पर उसे रोकने की बजाय मुझे ही बुरा भला कह रही थी। मैंने भी गुस्से में सिर्फ अपना नाश्ता बनाया और दोपहर का खाना भी नहीं बनाया, खुद के लिए ही बनाकर रखा लिया और बैठ गई। शाम को मुझे अपने कमरे से बाहर अपनी ननद के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह साथ साथ किचन में कुछ पका रही थी और साथ में मुझे बातें सुना रही थी। कह रही थी कि अभी 2 महीने ही नहीं हुए हैं इसकी शादी को और इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अरे, इतने पैसे लगाकर हमने अपने भाई की शादी इसलिए थोड़ी की थी कि वह नवाबजादी जरा सी बात को बतंगड़ बनाकर कमरे में बैठ जाए और मैं यहाँ किचन में काम करूँ। मैं दिल में यही सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि उसकी इतनी लंबी जुबान भी हो सकती है। रात को जब वरुण वापस आए तो बहुत गुस्से में थे। शायद मेरी ननद उनके कान भर चुकी थी। वह बिना बताए ही आ गए थे, इसीलिए मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया था। जब वरुण आए तो मैं भी कमरे से बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर मेरी ननद ने बिगड़ते हुए मुंह के साथ खाना लगाया और वरुण बैठकर खाना खाने लगे। अमर भी बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैं बैठने लगी तो मेरी ननद कहने लगी कि उठो यहाँ से, अपने लिए खुद पकाओ। तुम्हारी बाप की नौकर नहीं हूं मैं कि तुम्हारे सामने टेबल सजाऊं। यह सुनकर वरुण ने उसे रोक दिया और कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है। वह कहने लगी कि बस तुम चुप ही रहो। मुझे पता था तुम्हारी शादी को महीना नहीं गुजरेगा कि तुम अपनी बीवी की जुबान से बोलने लगोगे। तुम्हें यह नजर ही नहीं आता कि इसने सुबह कितनी बदतमीजी की है अमर के साथ। न जाने कौन कौन से घटिया इल्जाम लगाने पर तुली हुई है। इसीलिए तो मैं इसके नखरे नहीं उठाने वाली हूँ। उसे भूख लगी है तो अपने लिए खुद पका ले, लेकिन मेरे हाथ का पका हुआ यह नहीं खाएगी। वरुण मुझसे कहने लगा कि क्या बात हुई थी और तुमने इतने में ही कौन सा तमाशा लगाना शुरू कर दिया। ना सास ससुर की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है और ना ही घर में इतना कोई कामकाज कि तुम यूं उल्टी सीधी हरकतों पर आओ। वरुण ने मेरी बात सुने बगैर ही मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो। मेरी इतनी बेइज्जती कर चुके हो। रात को अंधेरे में मेरे कमरे में जाने का क्या मकसद था। उसे पैसे देने का इतना ही शौक है तो दिन में भी दे सकता है, और मैं उससे पैसे मांगती भी नहीं हूँ। फिर वह बिना वजह मेरे कमरे में क्या करने आया था। मेरी बात सुनकर वरुण यूं बोले कि जैसे यह कोई बड़ी बात थी ही नहीं। कहने लगे कि बस इतनी सी बात पर तुमने इतना बड़ा तमाशा लगाया हुआ है। अरे, वह तो अपनी बहन के कमरे में भी यूं ही चला जाता है। तकिए के नीचे कभी 500 तो कभी 1000 रख देता है। यह उसकी बचपन की आदत है। मैंने कहा कि वह उसकी बहन है। मेरा यह कहना था कि वरुण मुझे गुस्से से चिल्लाकर कहने लगे कि फिर तुम क्या हो। तुम मेरे भाई को अपना भाई समझती ही नहीं हो, मेरी बहन को ना बहन समझती हो। तुम यहाँ पर कौन से रिश्ते निभाने आई हो। मेरे बहन भाई मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं कभी अपने बहन भाइयों को तुम्हारी खातिर नहीं छोड़ सकता। अपना बर्ताव ठीक रखना। अगर तुमने मेरे बहन भाइयों को अपना ही बहन भाई समझा होता तो तुम्हें यह बात इतनी बुरी लगती ही नहीं जितनी अब लग रही है।
यह कहकर वह बिना खाना खाए कमरे में चले गए। मैं भी उठकर चली गई। उनका मूड खराब था। मैंने उनसे माफी मांगी। वह कहने लगे कि माफी तो तुम अमर से मांगो, क्योंकि तुमने उसका दिल दुखाया है। उसने तुम्हें बड़ी बहन समझकर तुम्हारे तकिए के नीचे पैसे रखे थे। बहरहाल मेरे लिए यह मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने अमर को सॉरी बोल दिया। उसने फौरन से कहा कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी गलतफहमी दूर हो गई, बस यही ठीक है। लेकिन उसके बाद तो जैसे अमर ने यह सिलसिला शुरू कर दिया था। वह अक्सर मेरे तकिए के नीचे 1000 का नोट रख जाता था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और अजीब बात तो यह थी कि वह यह पैसे तभी रखता जब वरुण काम के सिलसिले में दूसरे शहर चले जाते। मैं अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके सोती थी, लेकिन शायद अमर के पास कमरे की चाबी मौजूद थी, इसीलिए वह कमरे में दाखिल हो जाता था। लेकिन उस रात मैंने कुंडी लगा दी। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे कमरे में दाखिल हो। अगली सुबह जब मैंने देखा, उसने मुझे अजीब सी सोच में डाल दिया। लॉन्च में मेरा देवर गुस्से में बैठा हुआ था। शायद रात को कमरे में आया था, लेकिन कुंडी की वजह से दरवाजा नहीं खुला। मगर उसका मिजाज नॉर्मल होता तो मैं इस बात को इतनी अहमियत नहीं देती कि अगर मेरा दरवाजा उसने बंद देखा तो वापस चला गया। उसमें गुस्सा आने वाली कौन सी बात थी। लेकिन वह तो गुस्से से मुझे घूर रहा था कि जैसे न जाने मुझे क्या कर डालेगा। मैंने उसे नजरअंदाज किया और किचन में नाश्ता बनाने लगी। बेदिली से मैंने उसके लिए भी नाश्ता बना दिया और अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। कमरे के बराबर में ही मेरी ननद का कमरा था, जहां मुझे चिल्ला चिल्ला कर बात करने की आवाज आ रही थी। शायद वह अपने होने वाले मंगेतर से किसी बात पर लड़ने लगी, क्योंकि वह उसे यही कह रही थी कि मैं तुम्हारे घर पर सिवाय तुम्हारे और किसी की जिम्मेदारी नहीं संभालूंगी, क्योंकि मेरी भाभी भी सिर्फ मेरे भाई की ही जिम्मेदारी संभालती है। तुम अगर यह सोचते हो कि तुम मुझसे शादी के बाद अपने घर वालों की नौकरानी बनाकर रखोगे, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे तो यह समझ नहीं आता था कि वह इस तरह की बदतमीज लड़की क्यों है। मुझे अपनी देवर की समझ नहीं आती थी कि वह किस किस्म का इंसान था। शायद मेरे सास ससुर ने अपने बच्चों की परवरिश ही अच्छी नहीं की थी। उन्हें रिश्तों का लिहाज रखना सिखाया ही नहीं था, सिर्फ लड़ना झगड़ना ही सिखाया था। शायद ये तीनों अपने माँ पापा की मौत के बाद ऐसे हो गए थे, या उन्हें लोगों के रवैये ने ऐसा कर दिया था। फिलहाल जो भी था मेरी समझ से बाहर था। मैं नाश्ता करने के बाद किचन में आ गई। तभी अमर कहने लगा कि आपने रात को अपने कमरे की कुंडी क्यों लगाई थी? क्या अब भी आपको मुझसे परेशानी है या मुझ पर शक है, मेरे चरित्र पर शक है? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सब्जी काटने लगी। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती और ना ही तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत है। रही बात तुम्हारी हरकतों की, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे कमरे में कोई आए, भले ही वह किसी भी मर्जी या नियत से आई, मगर यह बात गलत है। मेरी बात सुनकर वह वहां से बाहर चला गया। 2-3 दिन बाद वरुण भी वापस आ गए। सामने मेरी ननद ने भी कह दिया कि वह अपना रिश्ता खत्म कर चुकी है, वह श्लोक से शादी नहीं करोगी। यह सुना था कि वरुण को गुस्सा आने लगा। कहने लगे कि यह तीसरी एंगेजमेंट है जो तुम छोड़ चुकी हो। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्या सारी जिंदगी यहीं बैठने का इरादा है? वरुण ने गुस्से से यह कहा तो वह कहने लगी कि तुम्हारे सर पर नहीं बैठी हुई हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं नौकरी करूंगी। वरुण तो अपने दांत ही पीस कर रह गई। वह बेहद ही बदतमीज थी और मुझे हैरानी होती थी कि अमर उसे कुछ भी नहीं कह रहा। वह जो भी कहती अमर उसे मान लेता था, कहता था कि वह ठीक ही कह रही है। अभी भी यही हुआ कि हमारी बहन गलत नहीं कह रही। वह श्लोक ही है ना जो यह इसे नौकरानी बनाकर रखना चाहता है। वह इसे अपने माँ बाप और भाइयों की सेवा करवाना चाहता है। घर के सारे काम वही करेगी, यह कोई नौकरानी थोड़ी है। तुम उससे बात करो। अगर वह हमारी बहन को अपने साथ दुबई ले जाए तो ठीक है, वरना तुम रिश्ता तोड़ दो। यह सुनकर वरुण कहने लगा कि रिश्ता होना और तोड़ देना तुम लोगों के लिए मजाक है। पहले 2 रिश्ते भी इसी वजह से टूटे हैं। बड़ी मुश्किल से हमें यह रिश्ता मिला था और श्लोक के घर वाले पहले ही कह चुके थे कि यह शादी के बाद दुबई नहीं जाएगी। अगर इसे ना ही कहना था तो उस वक्त कहती,
जबकि 3-4 महीने बाद शादी है तो इसने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। यह क्या तरीका है? यह कहना था कि वह फूट पड़ी कि मैं जानती हूँ तुम किसकी जुबान बोल रही हो। यह जो मासूम बनी बैठी है ना तुम्हारी बीबी, यह सब तुम्हारे कान उसने भरे हैं। सारा जहर घोल के रख दिया है तुम्हारे कानों में मेरे खिलाफ। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे तो किसी बात का पता भी नहीं था। मुझे तो यह भी मालूम न था कि वह खुद ही अपनी मंगनी और रिश्ता तोड़ चुकी है। ना ही वरुण ने मुझसे कभी अपने बहन भाइयों के बारे में इस तरह की बातें की, लेकिन बिना वजह मैं मुजरिम बन गई। वरुण कहने लगे कि मैंने अपनी बीबी को औकात में रखा है, मैं उससे तुम लोगों की बातें नहीं करता, और तुम भी इतनी बड़ी हो कि तुमने अपने रिश्ते खुद ही तोड़ दिए। लेकिन वह कहने लगी कि मैं उसके घर में नहीं रहूंगी, मुझे उसके साथ दुबई जाना है, और अगर वह इस बात पर तैयार नहीं होता तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। यह कहकर वह उठकर अपने कमरे में चली गई। अमर भी कहने लगा कि तुम मेरी बहन से जबरदस्ती नहीं कर सकते। वरुण कहने लगा कि तुम ज्यादा उसकी तरफदारी मत करो, इस तरह से वह कभी भी अपना घर नहीं बसा सकेगी। अमर वरुण की बात समझे बगैर अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे वरुण की बात ठीक ही लग रही थी। मैंने जब वरुण से इस बात की वजह पूछी तो वह कहने लगा कि जब माँ बाप का हाथ सर पर ना हो तो भाई बहन अपनी मनमानियां करने लगते हैं। वह शुरू से ही पापा की लाडली थी और उसके मरने पर वह मतलबी हो गई। सलोक एक समझदार लड़का है, मैं नहीं चाहता कि उसका रिश्ता टूटे। वरुण बहुत ही परेशान थे। मैंने सोचा कि मुझे इस बात का कोई हल निकालना चाहिए। मैंने यह बात महसूस की थी कि मेरी ननद वरुण से ज्यादा अमर की बात मानती थी, लेकिन मैंने अमर से ही बात करने का फैसला किया। एक रात जब वरुण काम के सिलसिले से बाहर गए तो अमर मेरे कमरे में पैसे रखने आया। जैसे ही उसने पैसे रखे मैं फौरन से उठ बैठी और बेड की साइड पर रखे लैंप को जला दिया। मुझे जागता देखकर वह कुछ अजीब सा हो गया। शायद उसे लगा कि मैं उस पर चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे पैसे देने के बजाय तुम अपनी बहन को दो, वह तुम्हारी बात मानती है। उसका घर बसने दो और उसे समझाओ, वह जिंदगी को समझे ताकि वह हंसती खेलती रहे। मैं इस घर के सारे काम करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। बस मैंने एक दिन नहीं बनाया तो उसे इतना बुरा लगा था, तुम्हें भी बुरा लगा था, क्योंकि तुम्हारी हरकत बिल्कुल सही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी यह बात भी बर्दाश्त की, क्योंकि मुझे वरुण के साथ घर बसाना था। तुम्हारी बहन को समझौता करना पड़ेगा, तभी वह अच्छी जिंदगी गुजार सकेगी। अगर उसे तुम समझाओगे तो वह जरूर समझेगी। मेरी बात सुनकर अमर खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद मैंने ननद के रवैये में बहुत ही फर्क देखा। वह शायद दूसरे रोज यह बात समझ गई थी, इसलिए उसने शादी से इनकार नहीं किया। कुछ महीनों में विदा होकर वह श्लोक के साथ चली गई, और शादी पर भी मैंने अपने देवर के लिए एक लड़की भी पसंद कर ली। घर को बचाने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है, ना कि जज्बातों से। अमर को मेरे कमरे में पैसे रखने का मशवरा भी उसी की बहन ने ही दिया था, ताकि वह वरुण को मेरे खिलाफ कर सके और मेरा घर भी खराब कर दे। वह समझती थी कि मैं भी ऐसी ही सोच रखती हूँ कि उसकी बहन और भाइयों के साथ बनाकर नहीं रखूंगी। लेकिन मेरी ननद और अमर दोनों ही अपनी शादी के बाद सुधर गए और समझ गए कि रिश्तों को किस तरह से लेकर चला जाता है। देवर अपनी इस गलती की माफी भी मुझसे मांग चुका था। उसने कहा कि आपकी बात ठीक थी, मेरा यूं आपके कमरे में आना बिल्कुल ही गलत था। मुझे खुशी इस बात की थी कि हम तीनों के घर बस चुके थे।